हमारे साथ हैं और पदयात्रा कर रही हैं और ये सांता क्रूज ईस्ट का इलाका है, गोलीबार ईस्ट, जहां पर प्रिया दत्त इस वक्त एक पदयात्रा पर है। हमारी निशानी हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ पदयात्रा में इस वक्त प्रिया दत्त मौजूद हैं। प्रिया, आपसे ये लोग इस सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, यहाँ पे भीड़ जितनी है, रिस्पांस जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, पर आपने इतना पहले आप सोच रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये आपने ये क्यों सोचा था अलग रहने का चुनाव से? देखिए, मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रही थी और मैं अपने नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ बहुत काम कर रही थी और बहुत अच्छा एक अच्छी काम हो रहा था, सिर्फ मेरे क्षेत्र में ही नहीं, लेकिन मैंने जो काम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किया। और जब भी मैं पॉलिटिक्स में थी, आई थिंक एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं लोगों तक पहुंचती थी और सोशल काम के थ्रू पहुंचती थी। तो ये बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई मेरे लिए। और सेकेंडली, मैं एक अच्छा बैलेंस भी कर पाई। मेरे बच्चे अभी 11 और 13 साल के उम्र के हैं एंड आई थॉट ये एक अच्छा समय हो जाएगा उनको उन पर फोकस करने का, उनकी परवरिश में। लेकिन अब आप जब इलेक्शन में दोबारा आ गई एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे थोड़े समझदार हो गए, नॉट दैट कि बहुत खुश हैं इसके बारे में, बट वो समझदार हैं, वो भी जानते हैं कि ये एक ज़रूरत थी इस समय और मैंने उनको समझाया भी एंड आई थिंक वो बहुत समझदार हैं। और क्या ये ज़रूरत आपको लगी, क्यों और किस चीज़ ने आपका फैसला बदला कि आप दोबारा आई चुनाव लड़ने को? जैसे हमने सब ने देखा है कि इन 5 सालों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और बहुत झूठ के बुनियाद पर ये पार्टी चुनकर आई जी। बहुत सारे वायदे किए और उन्होंने बिल्कुल कोई वादा फुलफिल नहीं किया। जो कुछ भी उनकी पॉलिसीज़ रही हैं इन 5 सालों में बहुत डेट्रीमेंटल रही हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। तो अगर आप जब कह रही हैं कि डेट्रीमेंटल है, ये एक तबका है जो कहता है कि पॉलिसीज बंटवारे की रही हैं, आपको पर्सनली लगता है क्यों ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैली हुई है लोगों में वो पहले कभी नहीं थी और इस सरकार के वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉन एक्शन ऑन वेरियस थिंग्स एंड ऑल्सो बिकॉज वो जब भी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट्स भी कहते हैं बहुत मैं समझती हूँ बहुत डिवाइडिंग होते हैं और ये हमने कभी ये देश में देखा नहीं है। और बहुत सारे इशू लाइक डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, जीएसटी के रोल आउट में क्या हुआ, डेफिनेटली हमारे इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट किया है। और जो छोटे से छोटा हमारा नागरिक है, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको ज़्यादा आई फील इफ़ेक्ट हुआ है ये डिसीजंस के साथ। आप लोगों को जीएसटी से यहाँ पे ऐसा लगा कि नुकसान हुआ है, कोई सालों बहुत ज्यादा 99% नुकसान हुआ है। हम लोग जो 5 सालों से सारी कौम जो परेशान है वो जीएसटी और नोटबंदी की वजह से परेशान। प्रिया जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पिछली बार जब यहाँ पर से पूनम महाजन जीती, ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ है और उसके लिए में सेंध लगाना मुश्किल है, बावजूद इसके उन्होंने ये किया, तो क्या वजह रही उसकी और इस बार क्या बदला है? देखिए, जो हमारा वोट शेयर था, अगर आप देखें तो मेरा वोट शेयर गिरा नहीं था। जो जिस पार्ट से वो जीती वो था जो नए वोटर्स जो आए, जो नए वोटर्स हुए वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो वोट शेयर रहा है इतने सालों से, वो वोट शेयर था स्लाइटली ऊपर भी गया था। तो मैं समझती हूँ कि वो एक स्पेशली एक सुनामी, जैसे सब कहते हैं कि सुनामी आई, उसमें सब लोगों को बह के लेकर गई, वो थी। लेकिन वो सुनामी ने बहुत सारे हाँ मुसीबत भी छोड़ गई सबके लिए। लेकिन यहाँ एक वेव भी आया, सो जैसे न्यू वोटर्स थे, वी वर नॉट एबल टू कैप्चर देम एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ द हाइप, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा जी। लेकिन इस दफ़ा भी मैंने पूनम महाजन जो आपके खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव, उनसे मैंने बात की, वो कह रही थी कि पिछली बार लहर थी, इस दफ़ा सुनामी है मोदी जी की। मैं कुछ सुनामी तो देखती नहीं हूँ, हम वेव भी नहीं देखते हैं ये बार। आई थिंक लोगों में एक गुस्सा भी है। और चलिए, गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए है क्योंकि इतने जो वादे किए, उन्होंने एक बहुत सुनहरा सपना लोगों को दिखाया है 2014 में। बहुत लोगों ने जो उनको जो वोट भी किया था, आई थिंक उनमें भी इतना गुस्सा है, निराशा भी है कि हमने हमारा वोट
किस चीज़ और किस बुनियाद पे दिया था, और वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दिया है इन 5 सालों में। तो आई थिंक हम हमेशा ये कहते हैं कि उनका एजेंडा पता नहीं क्या था, बट वो आए थे डेवलपमेंट और विकास के एजेंडे के साथ, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल फॉलो थ्रू किया नहीं। इनफैक्ट उनका कम्प्लीटली डिफरेंट एजेंडा में चला गया। हमें जीता रहा है, की खूब बड़ी है कि आप लोग खूब बड़े हालात क्या है आपको जानते हैं कि हम लोग क्या खावे क्या पीवे इसके ऊपर वो तय करते हैं। ऐसे लोगों को हमारा गुस्सा निकालने का तरीका क्या है कि प्रियादत जी को, कांग्रेस को वोट देकर के हमें करना है। टाइम का जो इलेक्शन है उसके लिए हमको बहुत ही चौकन्ना रहना है। जैसे बाबू भाई ने कहा, वो चीज को बराबर याद रखना। बनता है कि नहीं बनता? पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका, तो ये कड़क की धूप में भी आप सब यहाँ आए, मुझे एक मौका दिया। नोटबंदी में गरीब मार गया, उस समय 150 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े खड़े होके मर गए। आपने कहीं देखा कोई बड़ा अरबपति, बड़ा अमीर जो लाइन में खड़ा है बैंक से पैसे निकालने के लिए? कोई भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बूढ़ी 90 साल की माँ को खड़ा किया और उन्होंने क्या कहा कि आप अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काला धन पूरे सिस्टम से निकाल देंगे, 1 भी रुपए का काला धन नहीं आया वहां। लेकिन गरीब के घर से जो पैसे छीने गए, गरीब को उसने मारा। हमारी महिलाएं, स्पेशली हमारी महिलाएं जो पैसा एकजुट करके रखती थी, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में पैसे छुपा छुपा के रखती थी अपने घर में, ये एक दिन अपने को काम आएगा, वो पैसे एक झटके में रद्दी हो। मुझे मालूम है कि कितने एक हफ्ते तक शायद कि घर में चूल्हे भी नहीं जले, किसी को अस्पताल ले जाना था तो उसके लिए भी पैसे नहीं थे, दवाई के खर्चे के लिए पैसे नहीं, शादी या कैंसिल हो गई। तो आप सोचो आवाम को ये तकलीफ क्यों सहनी पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी आएंगे। 2 करोड़ नौकरी क्या, जो नौकरी हाथ में थी वो भी निकल गई। तो आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं, कॉलेज बेचते हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा था इन 5 सालों में उल्टा ही हुआ, इसीलिए हम उनको झूठी सरकार कहते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि ये झूठी सरकार 5 साल और रहे और हमें झूठ कहती रहे। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि हमें वोट देना है, घर घर से निकलकर देना है वोट, और बड़ी तादाद में देना है, हमें अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। मैं यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये बार बहुत नौजवान वोट करने जा रहे हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनको गाइड करें, उनको एक दिशा दिखाएं, उनको ये समझाएं कि अपना वोट इतना कीमती क्यों, उनके भविष्य के लिए क्यों कीमती है, कि वो सही तरीके से वोट डालें, सोच समझकर वोट डालें। ये 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, भावुक हो सकते हैं, बहकाया भी जा सकता है, उनको बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक बुजुर्ग होने के नाते कि हम उनको समझाएं। यही मैं आप सबसे कहने आई और आशा करती हूँ कि ये हाथ को आप एक बार फिर ताकत दें ताकि आपकी सेवा में फिर हाजिर।
मैं गुलफाम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार करे वो। में जो बटन दबता है वो ही शान का पिक्चर आएगा। हमारे साथ प्रिया दत्त है। आपने देखा यहाँ पर उनकी चुनावी सभा चल रही थी। प्रिया जी, ये जो इलाका है वो लग रहा है वो आपका इलाका है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और वो हमेशा से परंपरागत कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, तो अभी भी जो अरिथमेटिक है वो यही है, रिलीजियस लाइन पे है ये? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये इलाका हमारे क्षेत्र में है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं इस इलाके को इग्नोर तो कर नहीं सकती हूँ। ये बांद्रा ईस्ट का जो क्षेत्र है वो मिक्स है। यहाँ मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, मराठी वोटर्स भी हैं, बहुत मिक्स है। और तो डेफिनेटली ये हम सब जगह जा रहे हैं। ये जो आप कवर कर रही हैं ये इलाका मुस्लिम इलाका है, सारे बिल्डिंग्स हैं यहाँ जहाँ लोग बसे हुए हैं। और डेफिनेटली यहाँ आपने देखा कि देयर इज ऑफ कोर्स मोर प्रो कांग्रेस, या बट नॉट दैट द अरिथमेटिक सेज एनीथिंग। वैसे भी पूनम महाजन से भी मैंने पूछा था कि ये जो पूरा जो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, बट बहरहाल वो पिछली बार जीती थी यहाँ पे। तो इसमें अब ये लगता है कि वास्तविक स्थिति क्या है कांग्रेस की? हाउ डू यू मेक दैट कम बैक? क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत थी पहले, लेकिन अभी वो हालात आई थिंक नहीं, मैं ये नहीं समझती हूँ। आई थिंक कांग्रेस अभी भी स्ट्रांग है, हमारे कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग हैं। और आज देखिए, मोर देन एनीथिंग के लोग जान चुके हैं इन 5 सालों में कुछ हुआ नहीं है। अगर इन 5 सालों में काम होता और बहुत अच्छा काम होता, मैं समझती हूँ हमारी जो फाइट जो आज टफ है वो और भी टफ होती। तो अगर आप देखें कि उनकी सरकार सेंटर में भी है, उनकी सरकार स्टेट में भी है, उनकी सरकार कॉरपोरेशन में भी है, तो उनका क्या कारण है कि वो काम नहीं कर पाए? यहाँ तो काम की नदी बहनी चाहिए। लेकिन काम, जैसे मैं जब पूनम महाजन से बात कर रही थी तो उनका कहना है कि मुझे बच्चे पहचान रहे हैं, मैंने इतना काम किया है, लोग मुझे टॉयलेट दीदी के नाम से जानते हैं, मैंने पीछे जो काम छूटा था वो बैकलॉग पूरा किया है। तो आई डोंट डिसएग्री, दिखना नहीं है। ओके, आप अगर आप खुद एक जाके लोगों से पूछ लीजिए, मैं यहाँ की बात भी नहीं कर रही हूँ, कहीं भी चले जाइए और पूछे कि क्या काम हुआ है या उनकी प्रेजेंस रही है कि नहीं। आप आई थिंक खुद से आप अगर सर्वे करें तो बेटर है। मैं यहाँ अपने काम के बारे में बात कर सकती हूँ। जी, तो 5 साल जब आप नहीं थी और वो थी यहाँ पर, हालांकि उसके पहले 10 साल आपने यहाँ इतना काम किया है, तो उस दौरान अब जब वापस आई हैं तो क्या आपको दोबारा से काफ़ी मेहनत करनी पड़ी? इस बार का चुनाव और मुश्किल है क्योंकि लेट थोड़ी आपकी। मैं समझती हूँ हर चुनाव एक चुनौती है। मैं कोई चुनाव को आसान समझती नहीं हूँ। और मेरा एक एडवांटेज है, मेरा कनेक्ट है लोगों के साथ। यू नो, मेरा कनेक्ट कभी टूटा नहीं। मैं शायद राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं थी इन 5 सालों में, बट एक कनेक्ट था। मेरा ऑफिस हमेशा चल रहा था। लोग मेरे पास आते थे हेल्थ, कैंसर के इश्यूज़ के लिए या एजुकेशन के इश्यूज़ के लिए। ये हमारे क्षेत्र से ही लोग आते थे। सो देयर वाज नॉट वो जो कनेक्ट है। हम अपने मेडिकल कैंप्स करते रहते थे यहाँ हमेशा। हाँ, बिल्कुल। पर वो आपके फादर की जो लेगेसी, विरासत रही, उसकी वजह से भी बहुत उनका गुडविल बहुत ज़्यादा आपकी माँ की वजह से वो तमाम चीजें यहाँ पे आपके साथ हैं। तो ये विरासत की भी लड़ाई है एक तरह से आपके फादर पूनम महाजन के साथ, उनके पिता की विरासत। मेरे पिता की विरासत पॉलिटिक्स नहीं थी। मेरे पिताजी की विरासत हमेशा समाज सेवा की रही है। और मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उनकी पॉलिटिकल विरासत आगे ले जा रही हूँ। मैं उनकी जो समाज सेवा है वो विरासत की अगर बात करें, मैं वो आगे ले जा रही हूँ और हमेशा ले जाऊँगी। जी, और ये जो चुनाव है वो लोग यहाँ पे काम किया हुआ है, कैंडिडेट्स के भी चुनाव है। आपको लगता है क्योंकि यहाँ पूनम महाजन ने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है और देश भर में लड़ा जाता है। बिल्कुल। Is this the fight between Modi and Rahul? I don't look at it as a fight between Modi and Rahul. I feel it is a fight. मैं देखती हूँ कि सच्चाई और झूठ के बीच की एक लड़ाई है। और लोग अभी जानने लगे हैं कि अगर आप सिर्फ मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मोदी जी ने फिर बहुत सच्चाई नहीं कही है ये इलेक्शंस जीतने के लिए। और ये इसका खुलासा इन 5 सालों में हो गया है। यू नो, बहुत अलग अलग मुद्दों पर वो आज लड़ रहे हैं। अगर ये पहली बार देखा जा रहा है कि हमारे सैनिकों को भी पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा है। वो कभी नहीं हुआ हमारे देश में।
फिर नेशनलिज्म की बात हो रही है। तो मुद्दे कहाँ हैं? जो मुद्दे एक लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, जो आपने कहा था विकास के मुद्दे हों, डेवलपमेंट के मुद्दे हों, नौकरियों के मुद्दे हों, वो फिर मुद्दे गए कहाँ? इन 5 सालों में ख़त्म। ये पूरा कैंपेन भी काफी पोलराइज लगा, क्योंकि शाबाद विकास और तमाम दूसरे मुद्दों से हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रवाद आ गया उसके बाद कम्युनल मुद्दों पे आ गया और बिल्कुल मुसलमान, बल्कि हमने नेताओं को सुना, नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे या फिर मेनका गांधी हो, हमने दोनों तरफ से देखा है कि बात जो है वो एक एक धर्म के लोगों को अपने साथ मैं इस चीज़ में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यू नो, इट कुड बी एनीबडी, और अगर इस तरह की बात होती है तो एक बहुत आई थिंक अच्छा मैसेज नहीं जाता है लोगों के बीच। ये आवाम हमारे देश के नागरिक हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, सब हैं। ये हमारा संविधान कहता है कि वो हमारे नज़र में एक होने चाहिए। अगर हम एज पॉलिटिकल लीडर्स वो हमारी नज़र में ही हम बांट रहे हैं तो हमारा संविधान डेफिनेटली खतरे में है, और हमारी लड़ाई है हमारे संविधान को बचाने की और इस लोकतंत्र को बचाने की। तो इसी वजह से आप कहती हैं कि आप इस वजह से वापस आए क्योंकि लड़ाई लड़ना था? राहुल जी ने बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक एक लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, और अगर राहुल जी भी लड़ रहे हैं, वो पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये वो लड़ रहे हैं हमारे एक देश को बचाने की लड़ाई है, स्पेशली हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। क्या आपके लिए अब चुन के वापस अगर आती हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में जो है हाउसिंग का मुद्दा, और ये हमने हमेशा फोकस किया है। बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड पे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं जी, और वो इशू मैं अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास भी लेकर गई थी। उन्होंने एक्चुअली प्रयास किया था कि एक नेशनल पॉलिसी बने जहां हम डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल इज़ डन विद पार्टनरशिप विद द स्टेट जी। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं क्योंकि इलेक्शंस आ गए और वो वहीं का वहीं रह गया। सो ये इशू भी कहीं आगे बढ़ा नहीं है। तो और फिर एक है मेट्रो का मुद्दा। यू नो, हमने प्रयास किया था कि बांद्रा मेट्रो अंडरग्राउंड हो जी, वो ऑर्डर भी पास हो गया था पृथ्वीराज चौहान जी के थ्रू, वो भी आज कुछ नहीं हो रहा है, वो भी आज एलिवेटेड हो गया है। सो ये बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन हाउसिंग का मुद्दा एक बहुत बड़ा इशू है मेरे क्षेत्र में, और उसे हमें डेफिनेटली विल टेक दैट फॉरवर्ड। जब आप कैंपेन करती हैं प्रिया, तो क्या नेशनल इश्यूज के बारे में लोग बात करते हैं? क्या लोग बात करते हैं कि राफेल में चोरी हुई? नहीं। क्या लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की, या लोकल मुद्दे ही इम्पोर्टेंट हैं? फिर ज़्यादातर लोकल मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, और जो इश्यूज़ हैं, पॉलिसी इश्यूज़ जो लोगों को हर्ट की है, जैसे नोटबंदी या जीएसटी ने जो लोकल जो लोगों को बहुत बहुत हर्ट किया है, छोटे व्यापारियों को हर्ट किया है, छोटे कारोबार लोगों को हर्ट किया है, और तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली। फिर राहुल गांधी जब रफाल में भ्रष्टाचार की बात से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। जब उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया और फिर तमाम लोग मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू हो गया, तो लोग ये मान नहीं रहे हैं। आई थिंक लोगों को जानकारी ज़रूर है, शायद उनको मालूम है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जी। ओके, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसीलिए जो चौकीदार हैं वो चौकीदारी उनको सिर्फ अमीरों की नहीं करनी चाहिए और गरीब को चौकीदार की ज़रूरत नहीं। आई मीन दैट इज़ अ डायलॉग विच इज़ गोइंग ऑन, बट लोगों को पता चल गया है, और राफेल डील हो या नोटबंदी हो या जीएसटी हो, लोगों को पता चल जाए किस तरह से वो उनको इफेक्ट कर रहा है। एक बात जो आपने अभी कही, आखिरी एक दो सवाल, आप प्रियंका गांधी का ने बोला था ये कि जी, गरीबों को चौकीदार चाहिए नहीं, हमें लोग हाँ कोई चौकीदारी जो है वो कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के आने से उनके लिए भी कहा गया कि थोड़ा लेट वो आई, पर उनके आने से क्या बदला कांग्रेस के प्रचार में, या क्या फर्क पड़ने वाला? आई थिंक बहुत फर्क पड़ने वाला। लोगों ने देखा है कि अब ज़मीन पर दोनों भाई और बहन उतरे हैं, और आई थिंक एक मैसेज भी गया है कि ये जो चुनाव है ये कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं, ये चुनाव इस देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपके भाई संजय दत्त जो इतने पॉपुलर स्टार हैं, वो आपके साथ कैंपेन में आते हैं, कितनी मदद कर रहे हैं? उनके आने से क्या अभी तक नहीं आए हैं बट आएंगे ज़रूर। आई थिंक 22 या 21 के बाद क्या आएंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया दत्त आपका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन। थैंक यू।